अब देखो, अगर हम पहली पिक्चर को देखें तो इस पिक्चर के अंदर एक बीकर है। बीकर के अंदर मैंने रखा हुआ है फ्रेश वाटर। इस फ्रेश वाटर में मैंने थिसल फनल, इस शेप का होता है, इसको बल्ब बोलते हैं। नीचे नीचे से मोटा होता है, ऊपर से पतला होता है। तो ये इसकी नेक होती है और ये इसका बल्ब है। तो बल्ब के अंदर मैंने क्या भर रखा है? शुगर सॉल्यूशन। और इसके बाहर क्या है? फ्रेश वाटर। अच्छा, जो थिसल फनल है इसका जो बॉटम है वो मैंने किससे बनाया हुआ है? एसपीएम से। तो आप जानते हैं ऑस्मोसिस में क्या होता है? ऑस्मोसिस में क्या होगा? सॉल्वेंट सॉल्यूशन की तरफ जाता है, किसके थ्रू? तो अगर मैं इसके नीचे ये लिख दूं कि लेवल ऑफ सॉल्यूशन इन थिसल फनल इंक्रीजेस, यही है ना ऑस्मोसिस। इस पिक्चर के अंदर मैं अगर ऐसे लिख दूं कि फ्रेश वाटर जो है वो किसकी तरफ जाएगा? सॉल्यूशन की तरफ। इसी को क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। यही हमने पढ़ा था। मतलब लेवल ऑफ, जो लिक्विड भरा हुआ है आपने, मतलब किसके अंदर? फनल के अंदर, उसका लेवल इंक्रीज होगा, मतलब राइज होगा। यही बताया था आपको ऑस्मोसिस। इस पिक्चर में देखें तो यहां पर सॉल्यूशन है, उसकी कंसंट्रेशन C1 है। यहां पे कंसंट्रेशन है, उसकी सॉल्यूशन, उसकी कंसंट्रेशन कितनी है? C2। बीच में एसपीएम रखा हुआ है। तो फ्लो बताओ कहां से कहां होगा? ये बताओ, अगर मैंने ऐसे कहा कि C1 बड़ा है C2 से, यानी इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है किससे? C2 से। और मैं यहां A लिख देता हूं, यहां B लिख देता हूं, किसका लेवल बढ़ेगा? अगर C1 की कंसंट्रेशन ज्यादा है किससे? C2 से, यानी C2 की कंसंट्रेशन हो गई लो, C1 की क्या हो गई? हाई। ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। इसका मतलब जो लेवल है किसके अंदर? A के अंदर, वो बढ़ेगा। और अगर मैंने ऐसे कहा कि C1 कम है C2 से, तो कंसंट्रेशन किसकी कम है इस बार? C1 की। हाई किसकी है? C2 की। ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट कहां से कहां जाता है? लो कंसंट्रेशन से कहां? हाई कंसंट्रेशन की तरफ, थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो यहां पर किसका लेवल बढ़ जाएगा? लेवल इन B राइजेस। ठीक है। अब मैं इस पिक्चर से जुड़े हुए दो क्वेश्चन करवाता हूं आपको। आए हुए क्वेश्चन है बोर्ड में। हम पहले उन दो क्वेश्चन को समझेंगे। जब आपको यूं हो जाएगा कि ऑस्मोसिस आपको क्लियर है, तो ऑस्मोसिस के जितने भी एग्जांपल्स आपको पढ़ने चाहिए वो हम सीक्वेंसली पढ़ लेते हैं। ठीक है। ठीक है, तो इसके बाद एक क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन दे रहा हूं, हो गया ना नोट ये? ठीक है, लो। एक रेड ब्लड सेल है, उसकी जो कंसंट्रेशन है वो है 0.91% W/V। यू नो ना W/V? 0.91% मतलब 0.91 ग्राम इन 1 ml। या ग्राम लिखते थे तो वहां ml बोलते थे। मतलब इतना परसेंट का मतलब हुआ इतना ग्राम है एक यूनिट वॉल्यूम में। या सिंपली समझो, मैंने आपको क्या दे रखी है? एक कंसंट्रेशन दे रखी है, किसकी? रेड ब्लड सेल की। और इसको रखा गया है एंड इज प्लेस्ड इन, एक बार रखा है इसको फ्रेश वाटर में, एक बार रखा है इसको सोल्ट सॉल्यूशन में जिसकी कंसंट्रेशन 0.91% से ज्यादा है। एक बार रखा गया है सोल्ट सॉल्यूशन में जिसकी कंसंट्रेशन 0.91% से कम है। और एक बार रखा हुआ है सोल्ट सॉल्यूशन में
जिसकी कंसंट्रेशन इतनी ही है? ये क्वेश्चन है। एक रेड ब्लड सेल है, ह्यूमन बॉडी में होता है, ठीक है। तो जो ब्लड सेल है उसकी कंसंट्रेशन है 0.91%। और इस सैंपल को उठाकर इन केसेस में रखा हुआ है, आपको हर केस में बताना है क्या हुआ रेड ब्लड सेल के साथ, व्हाट हैपन्स टू आरबीसी इन ईच केस। हर केस में आरबीसी के साथ क्या हुआ। ए पार्ट अगर आप समझे तो ये हमारा रेड ब्लड सेल है, इसके अंदर कंसंट्रेशन कितनी है? 0.91%। किसमें रखा है इसको? यानी यहां जो है फ्रेश वाटर है। मुझे बताइए, ऑस्मोसिस होगा, अगर होगा तो सोलवेंट कहां से कहां जाएगा? हाँ, फ्रेश वाटर मतलब सोलवेंट, सॉल्यूशन है ही नहीं, और रेड ब्लड सेल में सॉल्यूशन है, तो ऑस्मोसिस क्या कहता है? सोलवेंट से कहां जाएगा? सॉल्यूशन की तरफ। इसका मतलब साफ है, वाटर एंटर करने लग जाएगा किसके अंदर? आरबीसी के अंदर। और अगर ऐसा होगा तो आरबीसी स्वेल करेगा। रेड ब्लड सेल क्या करेगा? स्वेल करेगा। दूसरा केस बताओ, दूसरे केस में क्या लगता है आपको? इस बार जो रेड ब्लड सेल है जिसकी कंसंट्रेशन 0.91% है, उसको सोल्ट सॉल्यूशन में रखा है। सोल्ट सॉल्यूशन में, और ऐसा सोल्ट सॉल्यूशन है ये, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इस सोल्ट सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन 0.91% से ज्यादा है। 0.91% से ज्यादा है। तो इस बार दोनों तरफ सॉल्यूशन है, आरबीसी में भी सॉल्यूशन है इतनी परसेंट का, और आरबीसी के बाहर भी सॉल्यूशन है इतने परसेंट का। हाई कहां पे है? आरबीसी के अंदर कंसंट्रेशन हाई है या आरबीसी के बाहर कंसंट्रेशन हाई है? बाहर। तो ऑस्मोसिस क्या कहता है? लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की तरफ सोलवेंट जाता है, तो आरबीसी में से सोलवेंट बाहर आने लगेगा, और ऐसा हुआ तो आरबीसी क्या होगा? श्रिंक होगा। सिंपल है, अपने को वो लाइन ध्यान रखनी है कि ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट फ्लो करता है, कहां से कहां करता है? लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ फ्लो करता है। और अगर एक तरफ सॉल्यूशन ना हो तब तो और भी आसान होता है, सॉल्वेंट से कहां जाता है? सॉल्यूशन की तरफ। तीसरा केस बताओ, इसमें तो शायद मुझे पिक्चर से समझाना भी नहीं पड़ेगा। इस बार जो आरबीसी है वो ऐसे सॉल्यूशन में रखा है जिसकी कंसंट्रेशन 0.91% से कम है, तो बताओ क्या होगा? इसमें क्या होना चाहिए? आरबीसी के अंदर 0.91 है, आरबीसी के बाहर कितना है? इससे कम है। लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से सॉल्वेंट इस पर एंटर करेगा दोबारा, तो यहां पर स्वेल करेगा। ठीक है क्या? और ये और बता दो लास्ट केस में क्या होगा? रेड ब्लड सेल के अंदर भी इतनी कंसंट्रेशन, जहां उसको रखा है उसकी भी इतनी कंसंट्रेशन, तो बताओ अब क्या होगा? ऑस्मोसिस ही नहीं होगा, मतलब नो चेंज इन शेप ऑफ आरबीसी। रेड ब्लड सेल ना तो स्वेल होगा ना तो श्रिंक होगा, मतलब कोई ऑस्मोसिस नहीं हुई, नो ऑस्मोसिस। हो गया क्लियर?
ये आया हुआ क्वेश्चन है रेड ब्लड सेल का। क्वेश्चन तो ये था, ये वाला और ये वाला। मैंने ये फ्रेश वाटर वाला भी बता दिया और सेम कंसंट्रेशन वाला भी बता दिया। ठीक है, नॉट पॉसिबल मत लिखाना यहाँ। हाँ ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। और वो सोल्ट वाटर की है, एक फिश है सोल्ट वाटर की, सी वाटर की मान लीजिए, एक ही बात है ना। उसको उठाकर किसी ने ट्रांसफर कर दिया फ्रेश वाटर में, एक्वेरियम है मान लो, कोई एक्वेरियम है, उसके अंदर क्या है, फ्रेश वाटर, उसमें ट्रांसफर कर दिया। विल दिस फिश सर्वाइव? एक्सप्लेन। किया हुआ है उसको मैंने फ्रेश वाटर में डाल दिया, तो और बेटर हो जाएगा उसका सर्वाइवल, या फिश ऐसी सर्वाइव नहीं करेगी? ओस्मोसिस से सोचें, क्योंकि अपने को ये एक्सप्लेन भी करना है। बताओ, मुझे बताओ, जो फिश सोल्ट वाटर में है, ऑब्वियसली उसके अंदर सोल्ट सॉल्यूशन है, और आपने उसको कहां रख दिया, फ्रेश वाटर में रख दिया। ऑस्मोसिस होगा, फिश की जो स्किन है वो एसपीएम का काम करेगी, तो यहां सॉल्यूशन है, यहां सॉल्वेंट है। ऑस्मोसिस में क्या होता है, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ। तो जो फ्रेश वाटर है वो फिश की बॉडी में, उसके सेल्स में एंटर करना शुरू करेगा। इससे क्या होगा, फिश के अंदर जो सेल्स हैं वो स्वेल होने शुरू होंगे, और सीक्वेंशली फिर फटते जाएंगे। ये जब सेल स्वेल होता है तो रप्चर होता है, फाइनली फट जाता है, फिर ये फिश डेड हो जाएगी। ठीक है, क्या लिखेंगे, ड्यू टू ऑस्मोसिस, इस ऑस्मोसिस के कारण जो फिश सेल्स हैं वो क्या करेंगे, स्वेल करेंगे, स्वेल करेंगे। अब फिश कंटिन्यूसली कहां पर है, फ्रेश वाटर में, तो एंटर करता रहेगा, ये स्वेल होते रहेंगे। फिश सेल्स विल स्वेल, एज ए रिजल्ट they get ruptured and fish will ultimately die. कोई आपसे पूछे सिर्फ इतना ही क्वेश्चन, क्या इस सिचुएशन में फिश सर्वाइव करेगी, तो आपका आंसर है नहीं सर्वाइव करेगी। ये उसका कारण, फिश विल अल्टीमेटली डाई, क्योंकि उसके जो सेल्स हैं वो रप्चर होने शुरू होंगे, ऑर्गन फेलियर हो जाएगा और वो फिश मर जाएगी। आगे, ठीक है। ऑस्मोसिस हमने वैसे पहले भी पढ़ लिया था, और इन क्वेश्चन से भी क्लियर हो गया कि ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट फ्लो करता है फ्रॉम लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। और अगर एक तरफ सॉल्यूशन नहीं है तो फिर सिंपल है, फिर तो सॉल्वेंट से सॉल्यूशन, लेकिन एसपीएम होना चाहिए। अब हम लिखते हैं कुछ स्पेशल एग्जांपल्स, किसके, ऑस्मोसिस के। तो अब वो क्वेश्चंस भी हो जाएंगे, एग्जांपल्स भी हो जाएंगे, ऑस्मोसिस और क्लियर हो जाएगा। चलो अगली हेडिंग बनाओ, एग्जांपल्स ऑफ ऑस्मोसिस। तो लिख लो, एक बॉइल्ड एग है, उसको बॉईल किया है किसने, डाइल्यूट HCl ने। ठीक है, उसको प्लेस किया गया है
फ्रेश वाटर में और सोल्टी वाटर में। तो मुझे बता दो ए में क्या होगा और बी में क्या होगा। बॉइल्ड एग है, तो जो बॉइल्ड एग है, सपोज करो मैं ऐसे दिखा रहा हूं इसको, ये एग है, तो एग के अंदर सॉल्यूशन होता है क्या? हाँ सर, सॉल्यूशन बिल्कुल होता है। क्या उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है? एग के अंदर जो सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है कि बहुत कम होती है? बहुत कम होती है। बस हाँ, क्या होता है? सॉल्यूशन होता है। कहां रखा है इस एग को? फर्स्ट पार्ट में, फ्रेश वाटर में। क्या कहते हैं ऑस्मोसिस? सॉल्वेंट से, उससे क्या होगा? एग के अंदर वाटर एंटर करना शुरू करेगा और एग स्वेल हो जाएगा, और बाहर नहीं निकाला अगर तो बस्ट भी हो जाएगा, मतलब रप्चर हो जाएगा, फूलते 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 फट जाएगा। ठीक है। सेकंड पार्ट में क्या होगा अगर उसको सोल्टी वाटर में रखा है तो? एग को, इस बार जो आपका एग है उसको रखा गया है कहां पर? सोल्टी वाटर में। सोल्टी वाटर मतलब सॉल्यूशन है ना, समझ गया ना? एग के अंदर भी सॉल्यूशन होता है, बाहर भी सॉल्यूशन है। किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है? सॉल्ट सॉल्यूशन की। तो सॉल्ट सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो सॉल्वेंट इस बार एग में से निकलेगा, लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू ट्रू एसपीएम। इस बार बाहर निकलना शुरू करेगा, और इस केस में एग क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा। ऐसे अनगिनत क्वेश्चन होंगे तो हम कर लेंगे, बस इतना ध्यान रखना है कि बॉडी के अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा है कि बॉडी के बाहर ज्यादा है। पहला एग्जांपल क्लियर है? दूसरा लिखो। एक कैरेट है, जो लिंप हो गया है। लिंप मतलब मुरझा गया है, विच हैव बिकम लिंप एंड इज प्लेस्ड इन फ्रेश वाटर। तो मुझे बताओ, सोचकर बताओ, एक कैरेट जो मुरझा गया है और वेजिटेबल है, एक लिविंग बॉडी है, तो उसके अंदर सॉल्यूशन पाएगा। कहां रखा है उस कैरेट को? फ्रेश वाटर में। इमेजिन करो आपका जो कैरेट है वो फ्रेश वाटर में रखा हुआ है। ये जो कैरेट है इसको फ्रेश वाटर में रखा हुआ है, क्या होगा? तो कैरेट नॉर्मल नहीं है, मुरझा गया है, लिम्प है, सॉफ्ट हो गया है, तो क्या होगा? ये फ्रेश वाटर है ना। क्या कहते हैं ऑस्मोसिस? सॉल्वेंट फ्लो करेगा फ्रॉम फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन। और अगर यहां भी सॉल्यूशन होता तो लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू, तो फ्रेश वाटर कैरेट में एंटर करना शुरू करेगा, और कैरेट वापिस वैसा हो जाएगा, वापिस वैसा मतलब बिकम्स फर्म अगेन। तो कैरेट फाइनली फिर फर्म हो जाएगा। दोनों एग्जाम्पल क्लियर है? आगे देखो, फ्लावर्स हैं जो विल्टी हैं, और उनको रख दिया फ्रेश वाटर में, और एक बार रख दिया सोल्ट सॉल्यूशन।
क्या होगा उनके साथ? फूल हैं जो मुरझा गए हैं, ठीक है, जो फूल मुरझा गए हैं उनको एक बार फ्रेश वाटर में रख के देखा गया, कुछ ऑब्जर्व किया गया, और एक बार सोल्ट सॉल्यूशन में रख के ऑब्जर्व किया गया। क्या होगा? फ्रेश वाटर में क्या होगा ये बताओ। तो आपको जो फ्लावर है, इस बार उसको रखा है फ्रेश वाटर में, बताइए ऑस्मोसिस क्या कहता है, यहां पे क्या होगा? लिविंग बॉडी है, इसके अंदर सॉल्यूशन पाई गई, बाहर सॉल्यूशन है नहीं, बाहर सॉल्वेंट है सिर्फ, तो सॉल्यूशन की तरफ जाता है कौन? सॉल्वेंट, थ्रू एसपीएम। फ्रेश वाटर इसमें एंटर करना शुरू करेगा। मन में तुम बोल रहे हो कि स्वेल करेगा, बात वही है, लेकिन लिखना ये है कि जो फ्रेश वाटर में जो ये विल्टी फ्लावर्स हैं वो रिवाइव कर जाएंगे, मतलब जी जाएंगे, ठीक है। तो ये वर्ड अपने को यूज करना है, रिवाइव करेंगे, फ्लावर्स विल रिवाइव। बी वाले केस में क्या होगा? जहां सोल्ट सॉल्यूशन है, सोल्ट सॉल्यूशन में रखा हुआ आपका फ्लावर जो कि मुरझाया हुआ है, उसको सोल्ट सॉल्यूशन में रख दिया, ये सोल्ट सॉल्यूशन। तो फ्लावर में सॉल्यूशन होता है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उसकी कंसंट्रेशन इतनी ज्यादा नहीं है कि इसकी कंसंट्रेशन से ज्यादा हो सोल्ट सॉल्यूशन की। तो सोल्ट सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन हाई है, तो बताओ क्या होगा? इस बार फ्लावर में से सॉल्वेंट निकलेगा लो कंसंट्रेशन से, और किसकी तरफ जाएगा? हाई की तरफ, बोलो भाई, और फ्लावर विल कोलैप्स। इस केस में ये कोलैप्स कर जाएगा, तो फ्लावर्स हैं वो मर जाएंगे, मतलब कोलैप्स कर जाएंगे। सिकुड़ने को ही कोलैप्स बोलते हैं। ये वर्ड ध्यान रखना, फ्लावर्स रिवाइव करने का मतलब क्या है और कोलैप्स करने का मतलब क्या है। ब्रैकेट में लिख सकते हो स्वेल और यहाँ श्रिंक। अच्छा, ये भी ऑस्मोसिस है क्या? ट्रांसपीरेशन इन प्लांट्स, ट्रांसपीरेशन इन प्लांट्स मतलब ट्रांसपीरेशन इन प्लांट्स मतलब पढ़ तो रखा ही है, पानी का लीव्स से बाहर आ जाना। किसके थ्रू? टोमेटा के थ्रू बाहर आ जाता है वो भी ऑस्मोसिस है। कब आता है बाहर? ये कंडीशन छोड़ के अंदर बहुत सारा पानी हो गया है, जब बाहर प्लांट के बाहर कंसंट्रेशन लो होगी एयर में या हाई होगी। ये प्लांट है, इसके अंदर सॉल्यूशन है और इसके बाहर कंसंट्रेशन हाई है, तो ऑस्मोसिस क्या कहता है? लो कंसंट्रेशन से सॉल्वेंट, इस सिचुएशन में पानी का क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। ट्रांसपीरेशन का मतलब होता है क्या? लॉस ऑफ वाटर टू लीव्स। एयर में चला जाता है वाटर, और क्यों चला गया है ये एमसीक्यू में हो सकता है, ध्यान रखना। जब कंसंट्रेशन एयर में ज्यादा होगी तभी ऐसा देखने को मिलेगा, नहीं तो हम तो प्लांट्स बहुत बार देखते हैं, हमें तो नहीं दिखता पानी उसके ऊपर, लेकिन जब भी दिखाई दिया होगा तभी दिखाई दिया होगा जब एयर में कंसंट्रेशन ज्यादा है या पानी के अंदर टू मच वाटर है।
ठीक है। स्वेटिंग भी इसी का एग्जाम्पल है। एनिमल्स में जो स्वेटिंग होती है, प्लांट्स में उसको ट्रांसपीरेशन बोलते हैं, एनिमल्स में स्वेटिंग बोलते हैं। वो भी ऑस्मोसिस है क्या? हाँ। ठीक है। तो एनिमल्स में जो स्वेटिंग होती है वो भी ऑस्मोसिस है। कब होगी स्वेटिंग, कब आएगा सेल्स के थ्रू पानी बाहर? जब एयर में कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। हाई कंसंट्रेशन जब एयर में होगी तो बॉडी के अंदर यानी लो कंसंट्रेशन होगी, तो लो कंसंट्रेशन से सॉल्वेंट, तो ये एसपीएम से बाहर आ जाएगा। स्वेटिंग भी इसी का एग्जाम्पल है। अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, ये हो गया, एक दो और लिखवाऊंगा। जो ऐसे नहीं कहते गरारे करते हैं जो, वो भी ऑस्मोसिस है क्या? नमक वाले पानी से गरारे करने को कहा जाता है। जैसे गले में खराश है तो ऐसे कहते हैं गरारे कर लो। क्यों, क्या होता है उससे? क्या वो ऑस्मोसिस से जुड़ा हुआ है? गले में जो खराश है वो किसकी वजह से? बैक्टीरिया की वजह से पाएंगे, या बैक्टीरिया पाएंगे जो अपना काम कर रहे हैं। तो आपने नमक वाला पानी लिया, यहां पहुंचाया, गरारे किए, यहां पे जब नमक वाला पानी पहुंचा तो क्या हुआ? यहां कंसंट्रेशन होगी हाई, बैक्टीरिया के बॉडी के अंदर कंसंट्रेशन है लो, तो फिर सॉल्वेंट लो कंसंट्रेशन से, तो बैक्टीरियम में से क्या निकलेगा? सॉल्वेंट बाहर निकलेगा, यानी वाटर बाहर निकलेगा, और वो कोलैप्स कर जाएगा, मर जाएगा। तो ये साइंटिफिक है, ये ऐसे ही थोड़ी कुछ घरेलू उपयोग बता रखे हैं। 6 लिख लो यहां, मैं उसी से जुड़ा हुआ लिखवा रहा हूं, गरारे नहीं लिखवा रहा हूं। तो आपको याद होगा कि जो, याद क्या पता होगा कि जो मीट होता है ना, जब उसको प्रिजर्व करते हैं तो उसमें सोल्टिंग करते हैं, नमक डालते हैं। सोल्टिंग ऑन मीट एंड, और फूड को रखना हो ज्यादा समय तक, प्रिजर्व करना हो, तो उस पर शुगर डालते हैं। सोल्टिंग ऑन मीट एंड एडिशन ऑफ क्या? शुगर इज डन ऑन फ्रूट्स पर्पज टू प्रिजर्व देम फ्रॉम एक्शन ऑफ बैक्टीरिया। बताओ ऐसे कैसे वो बैक्टीरिया से बच जाएंगे? मीट पे सोल्ट डाला होगा तो पहले से बैक्टीरिया है उस पे, और फ्रूट पे जब शुगर डाला होगा तो पहले से बैक्टीरिया है उसमें, तो वो गरारे वाला लॉजिक है इसमें भी। बैक्टीरिया जैसे ही कांटेक्ट में आएगा किसके? सॉल्ट के, तो सॉल्ट सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन हाई, बैक्टीरियम के अंदर कंसंट्रेशन लो, तो सॉल्वेंट लो कंसंट्रेशन से, तो बैक्टीरियम में से सॉल्वेंट बाहर निकलेगा और बैक्टीरियम जो है कोलैप्स कर जाएगा। सेम यहां पर है, शुगर सॉल्यूशन की भी कंसंट्रेशन हाई है, सॉल्यूशन ही तो है, तो बैक्टीरियम फिर सॉल्वेंट यहां पर भी अपनी बॉडी में से निकालेगा, लो कंसंट्रेशन टू, और कोलैप्स कर जाएगा, मर जाएगा। तो यहां पर आप लिख देंगे जो बैक्टीरियम है इन कॉन्टैक्ट विद सॉल्टेड मीट या कैंडिड फ्रूट। कैंडिड फ्रूट मतलब उसमें शुगर डाल रखी है, ठीक है। तो जो बैक्टीरियम होगा जो कांटेक्ट में होगा किसके? उस मीट के जिसमें सॉल्ट है, और उस फ्रूट में जिसमें शुगर है, तो क्या होगा? विल लूज वाटर ड्यू टू ऑस्मोसिस। सही है क्या? जो बैक्टीरियम है वो अपने में से क्या लूज कर देगा? पानी लूज कर देगा ड्यू टू ऑस्मोसिस। अब समझाने की जरूरत नहीं कि बैक्टीरियम क्यों लूज कर रहा है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो दिमाग में रखने ही हैं, रखने के हैं। एक बार इसको स्टडी कर लोगे ना तो ऑस्मोसिस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट ही नहीं रहेगा, क्योंकि मेन टॉपिक आप जानते हो ऑस्मोटिक प्रेशर है, उसके लिए ऑस्मोसिस बहुत अच्छे से आना चाहिए, इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो एक 7 नंबर और डाल दो, वो क्वेश्चन हो जाएगा और एग्जाम्पल भी हो जाएगा, और यहीं चिपका देते हैं इसको। ये हो गया नोट। देखो, जो प्लांट्स डेजर्ट एरिया में होते हैं और जो प्लांट्स मार्शी एरियाज में होते हैं, फर्क समझते हो? डेजर्ट एरिया मतलब जहां पानी बिल्कुल भी नहीं है, ना के बराबर पानी है जमीन में, और मार्शी एरियाज मतलब जहां पर बहुत सारा पानी है। तो जो प्लांट मार्शी एरियाज में सालों से रह रहे हैं,
उनकी बॉडी में क्या हुआ होगा चेंज? उनकी बॉडी में जो सेल्स हैं, ट्री या प्लांट जो भी है, उसकी बॉडी में जो सेल हैं, उस सेल के अंदर बहुत सारा क्या होगा? कंसंट्रेशन उसकी बहुत ज्यादा पाएगी या बहुत कम पाएगी, जो मार्शी एरियाज में सालों से है? स्किन है जैसे हमारी, हम पानी में डुबो के रखें काफी समय तक तो ये फूल जाती है, यानी पानी इसके अंदर एंटर कर रहा है, यानी इसके अंदर कंसंट्रेशन हाई है। तो जो मार्शी एरियाज में जो प्लांट हैं, उनको बहुत सारा पानी चाहिए होगा, तभी तो मार्शी एरियाज में भगवान ने उगाए हैं वो। तो उनके सेल जो होंगे उनमें कंसंट्रेशन हाई पाएगी, लो पाएगी? हाई पाएगी, बहुत हाई पाएगी। तो वो पानी को बहुत सारा अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। लेकिन अगर वहां पानी बहुत ज्यादा रहा जमीन पे, तो प्लांट फाइनली डाई, मरने लग जाएगा। क्यों? कि कंसंट्रेशन उसकी हाई है ही, पानी क्या करता रहेगा? एब्जॉर्ब करता रहेगा, लो कंसंट्रेशन टू, और फिर सेल एक लिमिट के बाद फट जाएंगे। तो क्या सॉल्यूशन है इसका? कैसे बचाएं ऐसे प्लांट्स को? ये कहना तो गलत है कि पानी सुखा दो, पानी तो उनको चाहिए। तो पानी की कंसंट्रेशन बढ़ा दो बाहर। प्रॉब्लम कहां है? कि पानी एब्जॉर्ब करने के बाद वो फिर भी एब्जॉर्ब किए जा रहा है, क्योंकि जो मार्शी एरियाज में प्लांट्स होते हैं उनकी कंसंट्रेशन सेल की हाई होती है, तो वो लो से हाई एब्जॉर्ब करते रहेंगे करते रहेंगे। तो उसको रोकने के लिए बाहर वाली कंसंट्रेशन हाई कर देते हैं, बाहर कुछ ऐसा मिला देते हैं कि बाहर सॉल्यूशन बन जाए पानी में और उसकी कंसंट्रेशन हाई हो जाए। तो हम यूरिया डालते हैं, हम फर्टिलाइजर डालते हैं, उससे क्या होता है? जो सिर्फ पानी है वो सिर्फ पानी नहीं रहता, क्या बन जाता है? सॉल्यूशन, और उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाती है? हाई। तो फिर वो स्वेलिंग हो नहीं पाती, सरवाइव कर जाते हैं। जो मार्शी लैंड्स होते हैं, वहां पे जो प्लांट्स रह रहे हैं, उनकी सेल की कंसंट्रेशन हाई होती है। इसलिए वो लॉट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। ये तो मुझे समझाने की जरूरत ही नहीं है कि पानी प्लांट के अंदर क्यों आ रहा है, अगर मैंने ये लिख रखा है तो। अगर उनकी सेल की कंसंट्रेशन हाई है तो वो बहुत ज्यादा पानी एब्जॉर्ब करते हैं। उससे क्या होगा? विद पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय बीतेगा प्रॉब्लम होगी। सेल्स विल swell so much that they will rupture, फट जाएंगे वो। इससे ओवरकम करने के लिए, इस प्रॉब्लम से ओवरकम करने के लिए क्या मिलाएंगे? या कोई और क्या? फर्टिलाइजर। आपको समझ में आया क्यों डाल रहे हैं वहां फर्टिलाइजर? क्यों डाल रहे हैं फर्टिलाइजर? इज एडेड टू वाटर, पानी में मिलाया जाएगा टू इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। और जब ये कंसंट्रेशन पार कर जाएगी किसी कंसंट्रेशन से सेल के, तो फिर पानी अंदर नहीं जाएगा उसके। इतना कंसंट्रेशन बढ़ा दें कि वो हाइयर हो जाए, किससे? सेल से। बस ये है पॉइंट। अरे क्वेश्चन थोड़ी याद करना है तुम्हें, कोई ऐसे कह दे कि प्लांट बहुत सारा पानी अब्जॉर्ब कर रहा है, रोकना है ये तो फिर कैसे रोकेंगे? बोरी लगा दें प्लांट के चारों तरफ, कैसे रोकेंगे? हाँ, तो यही है तरीका।
कि हम पानी में कुछ ऐसा मिला दें कि पानी के अंदर जाने के बाद जो सॉल्यूशन बने उसकी कंसंट्रेशन इतनी ज़्यादा हो जाए कि सेल की कंसंट्रेशन कम रहे उसके सामने, तो फिर ऑस्मोसिस की वजह से अब पानी अंदर नहीं जाएगा, बाहर रहेगा। ठीक है, ये इतना भी नहीं मिलाना है कि इतना ज़्यादा हो जाए कि वो सारा ही पानी लूज करना शुरू कर दे और वो श्रिंक हो जाए। ठीक है, आया, ये समझ में आ गया? ऑस्मोसिस हर एक पॉइंट से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लिखो। अभी मैं ऑस्मोटिक प्रेशर पे आया ही नहीं, ऑस्मोसिस ही चल रहा है। जो नसों में इंजेक्शन लगाते हैं, वीन्स में जो इंजेक्शन लगता है, वीन्स में, उसकी कंसंट्रेशन जो होती है, जो उसमें मेडिसिन होती है जो भी, वो सेम क्यों होती है जो ब्लड सेल्स में कंसंट्रेशन? ताकि ऑस्मोसिस ना हो। सिंपल, अगर कंसंट्रेशन सेम करना है मेरे को, यानी ऑस्मोसिस नहीं करवाना। अगर सोचो कंसंट्रेशन इंजेक्शन में ज्यादा हो, आपने ब्लड में डाला, वीन्स में डाला, तो ब्लड सेल्स में कंसंट्रेशन कम है, इसका मतलब उसकी ज्यादा है, तो फिर क्या होगा? ब्लड सेल्स में से सॉल्वेंट निकलेगा, लो कंसंट्रेशन है वहां, किसकी तरफ? हाई की तरफ, तो श्रिंक होगा, डेड हो जाएगा। और अगर आपने कंसंट्रेशन कम डाल दी इंजेक्शन में, तो ब्लड में जाएगा, ब्लड सेल्स की कंसंट्रेशन इस बार ज्यादा है, बाहर लो है, लो कंसंट्रेशन टू, तो फिर अंदर आएगा ओवर, और फिर ट्वेल्व हो जाएगा, फिर फट जाएगा, फिर डेड हो जाएगा। सेम कंसंट्रेशन रखने से क्या होगा? हाँ, तो ये लिख दो सीधे, टू अवॉइड स्वेलिंग और श्रिंकिंग ऑफ ब्लड सेल्स। और ये एक्स्ट्रा बात है, अगर कोई आपसे पूछ ले ऐसा मैनेज कैसे करते होंगे इंजेक्शन में, वो कंसंट्रेशन मैनेज कैसे करते होंगे, तो आपको पहले ध्यान रखना है जो ब्लड सेल होता है उसकी कंसंट्रेशन कितनी होती है, ये पता होगी तभी तो वो मैनेज करके डालूंगा। हमने क्वेश्चन किया था, उतनी होती है। जो ब्लड सेल्स होते हैं उनकी कंसंट्रेशन होती है 0.91%। कहीं पे 9 भी लिखा हो सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। W/V ये कंसंट्रेशन होती है। और ये मैनेज करने के लिए, हाँ, इंजेक्शन में जो भी मेडिसिन डालना है उसको नमक वाले पानी से मिलाना पड़ता है, सलाइन वाटर, सलाइन बोलते हैं उसको। सलाइन वाटर में क्यों मिलाते हैं? क्योंकि सलाइन वाटर की कंसंट्रेशन इतनी की जाती है, कितनी? 0.91, ताकि मैनेज रहे। ध्यान रखना, ये जो इंट्रावीनस इंजेक्शन हैं इनमें जो मेडिसिन होती हैं उनके साथ एक चीज और होती है, क्या? सलाइन वाटर। और सलाइन वाटर की कंसंट्रेशन कितनी होती है? 0.91%। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा बोलने से पहले ऐसे बोलता हो, ठीक है। तो ऑस्मोसिस तुम्हें क्लियर हो गया है। अब हम ऑस्मोटिक प्रेशर अच्छे से समझ सकते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, क्योंकि हमें पता है कैसी भी सिचुएशन हो सर, मैं बता दूंगा ऑस्मोसिस में कहां से चीज कहां जाएगी। चीज मतलब सॉल्वेंट, ठीक है। अब हम पढ़ सकते हैं क्या? ऑस्मोटिक प्रेशर। लेकिन ऑस्मोसिस इसका मतलब ये नहीं है कि वो खत्म हो गया है, मतलब इतना हो गया है कि हम इसको पढ़ सकते हैं अब, ऑस्मोटिक प्रेशर। ध्यान से देखना एक बार, ऑस्मोसिस में कंटिन्यू रखूंगा। तो मेरे पास ये बर्तन है कुछ इस तरह का, अभी तो हमें इसकी बात भी करनी है कि जो एसपीएम होता है ये मटेरियल कैसा होता है जो इसमें से सिर्फ सॉल्वेंट ही फ्लो कर पाता है, ठीक है। तो देखो भाई, यहां पर कुछ भरा हुआ है, यहां पर भी कुछ भरा हुआ है।
मैं कह रहा हूं यहां फ्रेश वाटर है, इसको आप बना लेना, यहां पे एक फ्रेश वाटर है और यहां जो सैंपल है वो एक सॉल्यूशन का है। तो मुझे बताओ कि ऑस्मोसिस क्या कहता है, किस साइड का लेवल बढ़ेगा, लेफ्ट साइड का जिस तरफ फ्रेश वाटर है उसका लेवल बढ़ेगा, या जिस तरफ सॉल्यूशन है उसका लेवल बढ़ेगा? जिस तरफ सॉल्यूशन है उसका लेवल बढ़ेगा, ये ऑस्मोसिस है। तो ऑस्मोसिस हो रहा है इस तरफ, मुझे इसको रोकना है, बताओ कैसे रोकें? मैं चाहता हूं फ्रेश वाटर इस तरफ ना आए, कैसे रोकें? इस तरफ, हालांकि तरीके बहुत सारे हैं कि एसपीएम को यहां से कवर कर दो सर, कवर कर दोगे तो ये इधर आएगा ही नहीं। लेकिन टॉपिक क्या पढ़ना है अपने को? तो प्रेशर का क्या कॉन्सेप्ट है, प्रेशर लगाकर कैसे ऑस्मोसिस को रोका जा सकता है। तो देखो अगर तुमने प्रेशर इस साइड लगाया, इस साइड, तो वैसे ही इस तरफ जा रहा है, यहां प्रेशर लगाने से मॉलिक्यूल्स टक्कर मारते हुए फिर इधर जाएंगे और तेजी से। मुझे ऑस्मोसिस रोकना है तो मुझे प्रेशर, यहां पिस्टन रखना पड़ेगा, ये पिस्टन हो गया, इससे प्रेशर लगाना पड़ेगा। इससे प्रेशर लगाऊंगा तो क्या होगा, इससे प्रेशर लगाऊंगा तो क्या होगा, ऑस्मोसिस धीरे धीरे, अभी ऑस्मोसिस धीरे धीरे स्लो हो जाएगा, इस तरफ सोलवेंट जा रहे हैं, मैं प्रेशर लगा रहा हूं तो ये लगाते लगाते ये स्लो हो जाएंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा जब इतना प्रेशर लग जाएगा ये रुक जाएगा। उसी प्रेशर को, यानी जब यहां पर एक्सटर्नल प्रेशर पाई के बराबर आ जाएगा, ये पाई मैथमेटिक्स 22/7 नहीं है, ऑस्मोटिक प्रेशर का सिंबल है पाई या पीओ। जब तुम ये कह दोगे कि ये ऑस्मोटिक प्रेशर है तब ऑस्मोसिस नहीं हो रहा। व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर? इट इज द मिनिमम प्रेशर एक्सर्टेड ऑन सॉल्यूशन साइड। और अगर दोनों तरफ सॉल्यूशन है तो लो की तरफ या हाई की तरफ? हाई की तरफ, जिस तरफ ऑस्मोसिस हो रहा है उसके अगेंस्ट करना है ना अपने को काम। द मिनिमम प्रेशर एक्सर्टेड ऑन हाई कंसंट्रेटेड solution side. What is the purpose? Why are you exerting pressure? Why we are applying pressure? To stop the osmosis. ये होता है osmotic pressure. ये लिख लेते हैं, लिख लो, the minimum pressure exerted on high concentrated solution side. What is the purpose? To just stop the osmosis. बस ऑस्मोसिस रुक जाए इतना ही प्रेशर लगाना है तो वो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। बताने की जरूरत नहीं है कि वो हाई की तरफ ही क्यों लगाना है। पिस्टन यहां पर भी है, और यहां पर तो सिर्फ हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो यहां पर कौन सा प्रेशर है, इस तरफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इस तरफ तो वही प्रेशर है जो नेचुरल प्रेशर होता है। इसी की वजह से आप ऐसा मान लीजिए कि इधर दबाव है किसका, नेचर का, तो ऑस्मोसिस इस तरफ होने में ये भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रहा है, तेजी कर रहा है इसको। ठीक है, अगर मैं इसको यहां से बंद कर दूं तो ऑस्मोसिस तो फिर भी होगा, और खुला रख दिया, ऊपर पिस्टन रख दिया, तो भाई बाहर का दबाव भी है, तो फिर ऑस्मोसिस कहीं ना कहीं तेज होगा। लेकिन मुझे अगर इसको रोकना है तो मेरे को उस तरफ अपोजिट साइड प्रेशर लगाना पड़ेगा, और इतना लगा दो कि ऑस्मोसिस रुक जाए, थम जाए, उसे ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। अब थोड़ा इसमें मैथमेटिक्स देखते हैं, ये और देख लो मैथमेटिकली, क्योंकि फाइनली हम पढ़ तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी रहे हैं ना, फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। मैथमेटिकली जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, क्या ये बात समझ में आती है, वो कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर कंसंट्रेशन सर आपने हाई कर दी
मान लो इधर कंसंट्रेशन हाई है और आपने और हाई कर दी, तो गैप बन गया ना कंसंट्रेशन का और भी ज्यादा, तो ऑस्मोसिस और तेज हो रहा होगा। फिर तेज ऑस्मोसिस को रोकने के लिए प्रेशर पहले से ज्यादा लगाना पड़ेगा। ये सी है क्या? कौन सी कंसंट्रेशन? मोलैरिटी है ये, मोलर कंसंट्रेशन। कहीं पर अगर उसने कैपिटल एम लिख दिया तो इसलिए लिख दिया क्योंकि ये मोलर कंसंट्रेशन। हम अपनी तरफ से नहीं लिखेंगे क्योंकि हम खुद कंफ्यूज ना हो जाएं, क्योंकि हम जो न्यूमेरिकल्स करते आए हैं उसमें मैंने कैपिटल एम को मोलर मास मान लिया है। यहां पर भी तो उसी के न्यूमेरिकल्स होंगे, तो सी ले लिया, सी क्या है? मोलर कंसंट्रेशन। अच्छा ये और बताओ कि जब ऑस्मोटिक प्रेशर को किसके साथ देखा जाता है? कंसंट्रेशन के साथ, कि बढ़ाओगे तो बढ़ेगा, घटाओगे तो घटेगा। उस टाइम पे टेम्परेचर क्या है? फिक्स्ड। ये भी मेंशन कर लो, उस टाइम पे टेम्परेचर क्या है? फिक्स्ड। इसका मतलब साफ है कि ऑस्मोटिक प्रेशर टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता होगा, तभी टेम्परेचर को फिक्स किया होगा ताकि सिर्फ कंसंट्रेशन के साथ उसका रिलेशन पता लग सके। तो मुझे बताओ टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है कि इनवर्स रिलेशन? टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उससे होगा क्या? सर सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ेगा, उससे ये होगा कि सॉल्यूशन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वेपर बनाना शुरू करेंगे। तो अब आपको ना एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा, एक तो इसके जो वेपर बन रहे होंगे उसको रोकने के लिए, दूसरा इस तरफ ऑस्मोसिस हो रहा है वो भी, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अच्छा जब तुम इसके साथ देखोगे तब कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, समझे कि नहीं? और कोई ऐसे बोले नहीं सर मैं तो दोनों वेरी करवाऊंगा, फिर फॉर्मूला बना लेंगे। अगर आप याद कर सको तो, हालांकि मैं लास्ट में बताता आपको जब वेंटो फैक्टर करते। ऑस्मोटिक प्रेशर आप देख रहे हो मैथमेटिकली दो चीजों पे डिपेंड है। हमने 11th में एक लॉ पढ़ा था जहां टेम्परेचर फिक्स था, गैस लॉज में पहला नियम, उसके नाम से याद किया था शायद तुमने, बॉयल। तो ये बॉयल्स इक्वेशन है, लेकिन पूरी नहीं है, आपको मैं आगे पढ़ाऊंगा। ऑस्मोटिक प्रेशर बताया है हमें वेंटॉफ ने। किसने बताया? तो दिस इज वेंटॉफ्स इक्वेशन, किसके साथ? बॉयल के साथ। तो दिस इज वेंटॉफ बॉयल्स इक्वेशन। कोई लंबी चौड़ी चीज नहीं है, कोई नाम लेगा तो भी समझ में आ जाएगा किसकी बात हो रही है। वेंटॉफ बॉयल्स इक्वेशन। ये वाला याद करो कौन सा लॉ था? पाई यानी प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, वॉल्यूम कांस्टेंट, चार्ल्स लॉ। तो दिस इज वेंटॉफ चार्ल्स इक्वेशन, समझे क्या? चलो दोनों को कंबाइन कर दो। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर दूं, मतलब मेरे को ये देखना हो कि मैं टेम्परेचर और कंसंट्रेशन दोनों चेंज करूं अगर, तो क्या होगा? तो पाई इज प्रोपोर्शनल टू, ये तो क्लियर है, सी टी, क्योंकि वो सी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और टेम्परेचर के भी। और जब इसको आगे लेकर जाएंगे, फॉर्मुलेट करेंगे, तो पाई इज इक्वल टू कांस्टेंट आया आर सी टी। आप जब जेई एडवांस के भी क्वेश्चन देखोगे ध्यान रखना, कहीं पे ये भी लिखा हो सकता है पाई इज इक्वल टू एस सी टी, लिख लेना अपना। मैं बता देता हूं क्यों लिखा पाएगा। वट वी हैव रेड आर इन केमिस्ट्री इज गैस कांस्टेंट, दिस इज नॉट अ गैस कांस्टेंट, सॉल्यूशन कांस्टेंट। ध्यान रखना यही गलती होती है, आर देखते लिख दिया गैस कांस्टेंट, दिस इज नॉट अ गैस कांस्टेंट, दिस इज सॉल्यूशन कांस्टेंट। खुद से सवाल खुद ही कर लो ना, यहां पे गैस का क्या काम है? कहां है गैस यहां? तो दिस इज सॉल्यूशन कांस्टेंट, इसकी वैल्यू वही है जो गैस कांस्टेंट की होती है, 0.0। यूनिट बताओ, लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। अगर वो न्यूमेरिकल में कोई वैल्यू देता है आर की, तो यूनिट का ध्यान रखना, हमने इस यूनिट के साथ याद कर रखा है। एस क्या है यहां पे? यही है सॉल्यूशन कांस्टेंट। जैसे उसके पास फ्रीडम है कि वो सी भी दे सकता है लिख के और कैपिटल एम भी दे सकता है,
उसकी फ्रीडम है, तुझे पता होना चाहिए तुम्हें कि सी कंसंट्रेशन यानी मोलैरिटी है, और जो आर है वो सॉल्यूशन कांस्टेंट है, तो एस भी लिखा हो सकता है। इतना कर लेते हैं, फिर इसको आगे लेके चलेंगे। फिर न्यूमेरिकल्स वगैरह भी हैं, वो चीजें भी हैं। वाई इट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, है ना। और क्या बोलते थे आप, हाउ टू कैलकुलेट मोलर मास ऑफ सोल्यूट यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, और फिर वो मेन चीज भी पढ़नी है, वाई इट इज बेटर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। आखिरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ना, तो ये सबसे बेटर है, क्यों है वो भी देखना है। ठीक है, चलो इतना कर लेते हैं आज।